Hello, dear students. Welcome to this 11th lecture of management. Before I start this session, I would like to recapitulate whatsoever I have discussed in the previous lecture. So, in the previous lecture, we have learned about definitions and steps of organization, where we discuss various steps in the process of organization and organizational structure. Today, we will discuss about line and staff organization under the types of organization in organizational management. So let us start with learning outcome of this session. So after this session and at the end of this session, you will be able to explain the line organization, explain the concept of line and staff organization, write the application of line and staff organization, describe the advantages and disadvantages of line organization, and describe the advantages and disadvantages of line and staff organization. So let us start with types of organizations, its meaning and introduction. So organizational structure. So first I took a pencil from here. Okay. So organizational structure is the network of relationship between various positions in an organization. यानी organizational structure जो है वो network of relationships, यह network of relationship को बताता है बिटवीन वेरियस पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जनरल मैनेजर, वर्कर, फॉरमैन, सुपरिटेंडेंट, इन सारों के बीच में एक जो है नेटवर्क और रिलेशनशिप उसका बताता है. सो इन दिस स्ट्रक्चर डिफरेंट टास्क एंड अथॉरिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर फ्लोइंग टाइप्स ना. तो अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन या मिलिट्री या डिपार्टमेंटल या जिसको स्केलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. सो लाइन ऑर्गेनाइजेशन जिसको यहाँ से देखिए अक्सर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि लाइन इनमें से ऐसे पूछेगा कि कौन सा भिन्न है. तो ध्यान रखिएगा कि आप लाइन ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्केलर ऑर्गेनाइजेशन जो है दे देगा. और इसमें से आपको भिन्न पूछेगा, नन ऑफ द एबव भी दे सकता है या एक और जो है कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी दे देगा. तो आपको ध्यान रखना है कि ये चारों नाम लाइन ऑर्गेनाइजेशन का ही है. थ्री अदर नाम्स नेम्स आल्सो. सो इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन. लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये जो है सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन चारों में है, तो वो है कौन? लाइन ऑर्गेनाइजेशन. एंड द प्रोसेस हैविंग द हायर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज आर एट द टॉप लेवल, दोज हैविंग लिस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज आर द बॉटम. इस ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है, ये तो सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है लाइन एंड स्टाफ. और पर्सन हैविंग हायर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जिनके पास जो है कि उच्च डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, अधिकार है, वो सबसे टॉप में बैठते हैं, सबसे टॉप पे होते हैं. और जिसके पास लेस डिसीजन की अथॉरिटी है वो बॉटम में आते हैं. जैसा कि हम लोग यदि पिरामिड के माध्यम से इसको देखें तो हाई डिसीजन अथॉरिटी यहाँ रहेंगे, और जो लेवल उसके जो क्या बोलते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जैसा मैंने देखा, और जो लोअर है इस सेक्शन में आएंगे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. अब दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज डिपार्टमेंटल और मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन. तो ये ध्यान रखिएगा कि लाइन एंड यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इनमें से कौन ऑर्गेनाइजेशन को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, या लाइन जो है कि स्केलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट, इन दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, नेमली एंड अकाउंट प्रोडक्ट, सॉरी नेमली ये एंड नहीं होगा, फर्स्ट अकाउंट, प्रोडक्शन, देन सेल्स. यहाँ पे एंड नहीं होगा, नेमली कौन होगा? तो अकाउंट सेक्शन, प्रोडक्शन एंड सेल्स. ईच ऑफ विच डिपार्टमेंट इज सब डिवाइडेड इनटू सर्टेन सेल्फ contained डिपार्टमेंट और सेक्शन, एंड ईच डिपार्टमेंटल heads has sole control over each section, has full authority to select his labor,
stop purchase of raw material, stores to set standards of output, foreman of each shop train new men and supervise the quality of output. तो जो फर्दर जो है कि डिवाइडर रहता है इन सेक्शन, और उसके जो हेड होते हैं उनका उस सेक्शन पर कंप्लीट नियंत्रण रहता है, और उनके पास पूरी अधिकार होती है, फुल अथॉरिटी होता है टू सेलेक्ट ही लेबर, उनको लेबर सेलेक्ट करने के लिए, स्टाफ का सिलेक्शन के लिए, रॉ मटेरियल जो है उसको परचेज करने के लिए, स्टोर्स टू स्टोर्स एंड टू सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ आउटपुट, और उसको स्टोर करने, फिर स्टैंडर्ड जो आउटपुट है उसका क्या स्टैंडर्ड होगा ये सेट करने के लिए। तो ये जो है इस सेक्शन का कंप्लीट उस पर नियंत्रण होता है। So foreman of each shop train new men and supervise the quality of output। और जो फॉरमैन होता है, जो कि एक बोलते हैं कि एक यूनिट का जो हेड होता है, पार्टिकुलर वर्कर का जो ग्रुप है उसका जो हेड होता है, उसका काम होता है कि उसको जो न्यूली सेलेक्टेड कैंडिडेट है उसको ट्रेनिंग दे, उसको वर्क कल्चर से अवगत कराए, फिर सुपरवाइज करें अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ आउटपुट की, मतलब किस तरीके से क्वालिटी ऑफ आउटपुट हमारा बना रहे, उसके उसके रिगार्डिंग उसको ट्रेनिंग और जो भी जरूरत है सपोर्टिंग एलिमेंट देगा। सो चार्ट ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये चार्ट है, आप देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि ऊपर आप देख चुके हैं कि जनरल मैनेजर ऊपर हो गया, उसके पास प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, देन फॉरमैन। तो ये जैसा हमने देखा कि ये मिलिट्री टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। तो एक जैसे एकदम सीधी लाइन है, लाइन रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है, ये लाइन रिलेशनशिप। सो this is known as military type organization. Why? Because in military discipline is of higher order और हाई ऑर्डर, क्योंकि ये इसलिए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि सैन्य अनुशासन में उच्च क्रम जैसे होता है उसी प्रकार इसमें होता है। ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन इशूड फ्रॉम द टॉप हैव टू बी फॉलोड बाय लोअर, ना जो भी नीचे सेक्शन में है, जो भी लोअर ग्रुप के लोग हैं, जो भी ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन टॉप मैनेजमेंट से आता है उसको विदाउट एनी क्वेश्चन रेज किए वो उसको फॉलो करते हैं। सिमिलरली इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि यदि कोई भी हायर अथॉरिटी की ऑर्डर आए तो विदाउट जो सैन्य कर्मी है वो उसका एनी क्वेश्चन रेज किए वो उसको फॉलो करते हैं। उसी प्रकार जो है कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें होता है कि ऑर्डर ऑफ जनरल मैनेजर आर टू बी कैरिड आउट विदाउट एनी से बाय द सबऑर्डिनेट, जो भी उसके सबऑर्डिनेट, जो भी उसके अधीनस्थ हैं उसको बिना कुछ कहे ही उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। नो चांस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इन मिलिट्री एंड हेंस नोन एज मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें भी वही जिस तरह की मिलिट्री में होता है उसी प्रकार इसमें भी इस तरह का कोई चांस नहीं होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट किया जा सके, इसलिए इसे हम जो है मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो यदि आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे कि व्हाई लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो बस 2 नंबर में पूछे तो इतना आंसर आप दे दीजिए, इट इज सफिशियंट फॉर दैट। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो कहता है कि एज इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन फ्लो ऑफ अथॉरिटी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन वर्टिकल लाइन। कह रहा है कि जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी जो पावर है वो ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल एकदम सीधे लाइन में फॉलो करता है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड इन लाइन और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो है ऑर्डर इधर से इधर की आता है की तरफ आता है। ओके, जैसे जनरल मैनेजर यहाँ प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट इस लाइन को किया, फिर वहाँ फॉरमैन, फॉरमैन के बाद वर्कर को पास हुआ, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि किस प्रकार से जो पंचों के सरदार जो फॉरमैन होते हैं, जो पार्टिकुलर ग्रुप को हैंडल करते हैं, वो रियल मैसेज कन्वेनर होते हैं, उस रियल वो मैसेज को कन्वे करते हैं, और जो वर्कर हैं उनसे उनकी ज़्यादा ये रहती है, उनसे रिलेशन उनका ज़्यादा इंटीमेसी वाला होता है, यानी घनिष्ठ होता है और उनके नज़दीक वे होते हैं।
सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड इन ऑफिस। एक यहाँ भी ध्यान रखिएगा, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछता है कि क्या ऑफिस में रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया जा सकता है? तो नहीं, अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अब एडवांटेजेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन के लाभ क्या है? सो ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेंस नो स्कोप ऑफ शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। यानी एक क्लियर कट जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लियर कट डिवीजन होता है, तो इसलिए यहाँ कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट होने का, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, कोई भी चांस नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, हाँ डिसिप्लिन यहाँ बिल्कुल है कि सही मेंटेन रहता है, इसीलिए तो इसको हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अनुशासन बना रहता है। देन इट परमिट्स क्विक डिसीजन, यहाँ डिसीजन भी फास्ट हो जाता है ना, क्योंकि विदाउट एनी क्वेश्चन लोग फॉलो करते हैं हाई अथॉरिटी का ऑर्डर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इज फिक्स्ड, और हर एक जो कंपनी का वर्कर्स हैं, हर एक व्यक्तिगत लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है। हेंस फॉल्ट कैन बी इजिली एंड क्विकली नोन। तो फॉल्ट को अच्छे तरीका से हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि किस सेक्शन का, किस इंडिविजुअल की फॉल्ट है। अगेन जो फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द एवरीबॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिमेन बिजी लाइक ए मशीन, एंड हेंस द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विल बी लेस। तो हर व्यक्ति ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से काफी इंगेज रहता है, बिजी रहता है मशीन की तरह, इसलिए जो है कि यहाँ थोड़ा कॉस्ट भी कम लगता है। इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड, समझने में भी इसको आसान है, कोई टफ नहीं है। और फ्लेक्सिबल एंड एबल टू एक्सटेंड और कंट्रैक्ट, इसको संकुचन और इसका विस्तार भी फ्लेक्सिबल होने के नाते इसमें संभव है। अब डिसएडवांटेज ऑफ द लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इसके कुछ हानि भी हैं। इट रिक्वायर्स डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स। अब इसमें जो है कि डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड की जरूरत होगी टू बी एक्सपर्ट इन दियर रिस्पेक्टिव फंक्शंस, हेंस लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो एक चीज पाई जाती है कि हर डिपार्टमेंटल हेड जो एक्सपर्ट हैं, उनकी थोड़ी सी कमी होती है, जिससे कि ये क्या बोलते हैं कि हेंस लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो जिसका परिणाम ये होता है कि वहाँ जो जितने उस सेक्शन में स्पेशलाइज्ड व्यक्ति होने चाहिए, वो मौजूद नहीं हो पाते हैं ना, उतने लोग नहीं मिल पाते हैं। सेकंड बोलता है कि डिपार्टमेंटल हेड्स आर ओवर बर्डन, यानी जो डिपार्टमेंट्स का हेड होते हैं उन पर ऑलरेडी ओवर बर्डन होता है विद वेरियस रूटीन जॉब, हैंस नो टाइम फॉर फर्दर एक्सपेंशन एंड प्लानिंग। तो इतना वो ऑलरेडी ही वर्क लोडेड होते हैं, तो इसलिए उनके पास अलग से टाइम निकालना टफ होता है कि वो बिजनेस के एक्सपेंशन के बारे में सोच सके। अगेन दैट इज द सर्टेन पीपल बिकम की पॉइंट्स एंड दे आर लोडेड मैक्सिमम विद वर्क। संस्थान के कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो एकदम की बिंदु हो जाते हैं, मुख्य बिंदु हो जाते हैं, और उन पे ज़्यादा मैक्सिमम लोड हो जाता है, तो जिसके वजह से वो कम टाइम दे पाते हैं किसी प्रकार के इनोवेटिव वर्क में और इसका एक्सपेंशन संबंधी वर्क में, ये भी होता है। फोर्थ पॉइंट, द चांस ऑफ एक्सीडेंट, वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर आर मोर बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट नॉलेज फॉर ऑल द वर्क बाय वन मैन। अब जो सभी वर्क को एक ही व्यक्ति के द्वारा करने की यदि बात किया जाए, तो वो इतनी जो सफिशिएंट नॉलेज वो नहीं ले पाएंगे, तो इसका रिजल्ट ये हो जाता है कि वेस्टेज ऑफ मटेरियल, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है, और लेबर का भी धीरे धीरे जो है जो होनी चाहिए रियल, उससे ज़्यादा लेबर को यूज करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। देन इट हैज नो मीन्स द रिगार्डिंग गुड वर्कर, सॉरी, रिगार्डिंग गुड वर्कर्स। और ये भी है कि इसमें कोई भी यदि कोई वर्कर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसके लिए कोई अलग से रिवार्ड का भी प्रोविजन नहीं। तो ये सारी एक इसका निगेटिव पॉइंट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। बट अप्लीकेशन ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, अब इस लाइन ऑर्गेनाइजेशन का अप्लीकेशन क्या है? तो सच ऑर्गेनाइजेशन आर सुटेबल फॉर फैक्ट्रीज ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है स्मॉल और मीडियम साइज की फैक्ट्री के लिए सुटेबल है, एंड विच सबॉर्डिनेट्स एंड ऑपरेशनल स्टाफ आर नॉट टू मच, जहाँ की अधिक लोग नहीं काम करते हैं।
तो कम से कम लोग काम करते हैं, तो वहाँ लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो मेथड है वो बेटर है, राइट। सेकंड पॉइंट, इट इज सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस सच एज sugar, proper oil, paper, oil refining, then spinning and weaving industry, etc. तो यह ऑर्गेनाइजेशन जो है कि शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनिंग, स्पाइनिंग, वीविंग इंडस्ट्री, इनके लिए सुटेबल है। देन सुटेबल वेयर लेबर प्रॉब्लम्स आर नॉट डिफिकल्ट टू सेव, ये सुटेबल उनके लिए भी है जहाँ लेबर प्रॉब्लम आर नॉट डिफिकल्ट टू सोल्व, जहाँ की लेबर जो है प्रॉब्लम को सोल्व करना जो है कि डिफिकल्ट नहीं है। तो ये कहता है कि उनके लिए जहाँ लेबर का प्रॉब्लम है उसके लिए सूटेबल नहीं है। सूटेबल वेयर ऑटोमेटिक प्लान आर यूज्ड, जहाँ ऑटोमेटिक प्लान यूज किया जाता है, स्वचालित प्लान यूज किया जाता है, उसके लिए भी सूटेबल है। तो इस प्रकार से इसका एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसमें देखें। अब आते हैं सेकेंड, दैट इज द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सेकेंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पहले हम सिर्फ लाइन ऑर्गेनाइजेशन देखे, अब लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग टू लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव आएगा कि जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज direct vertical relationship between different levels, and there are also a specialist for advising and assisting the line executive। ये कहता है कि यह तो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, और इसमें डायरेक्ट जो है वर्टिकल रिलेशनशिप डिफरेंट लेवल पे होता है, और वो वहाँ पे स्पेशलिस्ट भी होते हैं रिगार्डिंग पर्सनल स्टाफ, स्पेशलाइज्ड स्टाफ, जनरल स्टाफ, फॉर एडवाइजिंग एंड असिस्टिंग द एग्जीक्यूटिव। जो कार्यवाहक हैं, जो कार्य करने वाले हैं, उनको सलाह देने के लिए, ताकि वर्क को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सके। तो ये भी इनमें मौजूद होते हैं स्पेशलिस्ट। स्टाफ डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड्स असिस्टेंस एंड एडवाइस इन स्पेशलाइज्ड एरिया। अब जो है कि जो स्टाफ डिपार्टमेंट है, ये क्या करता है कि जिस एरिया में उनकी स्पेशलाइज्ड है, उसमें विशेषज्ञता है, उसमें वो सलाह भी प्रोवाइड करते हैं। Thus, staff brings a specialization by assisting the line officers। जो लाइन ऑफिसर्स हैं उनको एक जो जिनका स्पेशलाइजेशन है, स्टाफ ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन, वो बाय असिस्टिंग द लाइन ऑफिसर, लाइन ऑफिसर्स को सहायता करके उसमें स्पेशलाइजेशन जो है में और निखार लाने की कोशिश करते हैं। सो द लाइन मेंटेन डिसिप्लिन एंड स्टेबिलिटी। और इस प्रकार से जो लाइन वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक हिसाब से अनुशासन और स्थिरता मेंटेन रखता है, और स्टाफ प्रोवाइड्स एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन एंड हेल्प टू इम्प्रूव द ओवरऑल इफिशियंसी। ओके, सो स्टाफ्स आर थिंकर्स एंड लाइन्स आर डूअर। यानी तो इस प्रकार से यदि देखें तो जो स्टाफ्स हैं वो थिंकर, विचार करता हुए, और जो लाइन्स है वो डूअर, जो काम करने वाले। तो इसको हम एक यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं, लाइन और स्टाफ का ये डायग्राम है। आप इसमें देखिए कि जैसे ये जनरल मैनेजर, ये है लाइन रिलेशनशिप बता रहा है, ये आप देख रहे हैं ना। और इसमें जैसे ये जो है पहले जनरल मैनेजर, वर्क्स मैनेजर, फिर वो आप देखिए कि जो ऊपर वाला मैंने देखा प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, और तो इसमें लाइन एंड स्टाफ में स्टाफ दोनों हैं, ठीक ना। अब इसमें किनका क्या है, जैसे ये रिसर्च इंजीनियर स्टाफ, इंडस्ट्रियल इंजीनियर स्टाफ, ये जरूरत पड़ने पर जो सजेशन है, जो एक्सपर्ट सजेशन है, वो इनको प्रोवाइड करेंगे। सेल्स मैनेजर हैं, उस सेल्स से संबंधित प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क को देखेंगे ना। फॉरमैन जो है कि पार्टिकुलर ग्रुप वाइज वर्क के हेड होते हैं फॉरमैन। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्पेशली बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। अब फीचर इसका क्या है, लाइन एंड स्टाफ हैव डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल। अब इनके देखिए हर लेवल पे इनको डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशन में है, जैसा देखिए वर्कर, उसका फॉरमैन, सुपरिटेंडेंट, तो इस तरीके से उनका है। तो वैसे ही देखिए सेल्स फंक्शन हो गया,
देन सेल्स मैनेजर हो गया। तो इस तरीके से इनका जो है डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशन एस्टेब्लिश्ड है। अब उसके बाद है कि एक्सपर्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइसिंग एंड असिस्टिंग लाइन मैनेजर इन स्पेशलाइज्ड एरिया। जो स्पेशलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उनकी ये उत्तरदायित्व होती है कि लाइन मैनेजर को वो अपना एक्सपर्ट संबंधित सुझाव प्रोवाइड करें, जिसमें उनकी दक्षता हासिल है, जिसमें उनकी विशिष्टता हासिल है। ओके, जिसमें उन्होंने स्पेशलाइजेशन है जिस जिस एरिया में। अब इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है लाइन एंड स्टाफ्स का? सो इट इज ए प्लान एंड स्पेशलाइज्ड सिस्टम। जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, यह नियोजित और विशेष प्रणाली वाला सिस्टम है एक हिसाब से, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल बी बेटर। यानी यदि इसमें देखा जाए तो दो जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उससे बेटर इनका प्रोडक्ट होगा। देन वेस्ट विल बी लेस, जो वेस्टेज है, जो बर्बादी है, वो कम होगा। एक्सपर्ट्स नॉलेज इज अवेलेबल। इसमें एक फायदा ये है कि डिफरेंट लेवल पर एक्सपर्ट हैं, तो वो कहीं ना कहीं सजेशन देते हैं, जिससे कि सफिशियंट टाइम इज अवेलेबल टू जनरल मैनेजर फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन एंड प्लानिंग एंड एक्सपेंशन। क्योंकि एक्सपर्ट मौजूद है तो वो उनको सजेशन देते हैं ताकि वर्क में वेस्टेज कम हो और इफिशिएंटली वर्क हो सके। सो अब जो मैनेजर है उनके पास सफिशिएंट टाइम है, तो जो सफिशिएंट टाइम है तो वो सोच सकेंगे कि फ्यूचर प्लानिंग कर पाएंगे कि कैसे इसका एक्सपेंशन करना है। डिसिप्लिन प्रॉब्लम इज सोल्व बिकॉज ऑफ लाइन रिलेशनशिप। अब लाइन रिलेशनशिप के चलते जो अनुशासन संबंधित समस्या है उसका समाधान हो जाता है। अब इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस ये है कि सफिशिएंट एक्सपर्ट नॉलेज एंड गाइडेंस इज नॉट अवेलेबल। जो जो सफिशिएंट जितनी लेवल पे एक्सपर्ट का नॉलेज चाहिए, जो एक्सपर्ट चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है एज कंपेयर्ड विथ फंक्शनल टाइप। जो फंक्शनल टाइप जो आगे हम देखेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करें तो उतना एक्सपर्ट यहाँ मौजूद नहीं है। सेकेंड कहता है कि लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग हायर लेवल एंड हेंस द डिसिप्लिन एज ए होल विल बी पुअर। ना जब हायर लेवल पे यदि उनकी उत्तरदायित्व, उनकी जिम्मेदारी देखें तो बड़ी उसका थोड़ा अभाव पाया जाता है, जिसके वजह से पूरे संस्थान लेवल पर अनुशासन थोड़ा सा पुअर हो जाता है। द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में राइज। अब जो ओवरहेड कॉस्ट है, पर हेड कॉस्ट है प्रोडक्शन, वो बढ़ेगा बिकॉज हाई सैलरीड स्टाफ्स। इसका रीजन क्या है कि उच्च वेतन भोगी कर्मचारी जो हैं उनके मौजूद होने से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो डिफरेंटली पर व्यक्ति प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दैट इज द स्लैकनेस ऑफ एनी सेक्शन और डिपार्टमेंट विल लार्जली अफेक्ट होल वर्किंग। जो तो कुछ जो सेक्शन, कुछ डिपार्टमेंट है, उनके वर्क करने में उस तरीके के टाइटनेस, उस तरह के ढिलाई नहीं है, चीज नहीं देखने को मिलती है। यानी कुछ ढिलाई देखा जाता है उनमें, तो जिसका रिजल्ट है कि होल जो वर्किंग कंडीशन है, इन्वायरमेंट है, उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्लास क्लैश बिटवीन लाइन एंड स्टाफ में अराइज। और ये भी है कि स्टाफ और लाइन के बीच में एक क्लैश भी होने की संभावना रहता है। इट्स एप्लीकेशन अब देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन नाउ डेज, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेफर्ड फॉर मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, ये देखिए ऑब्जेक्टिव, इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मीडियम और स्मॉल, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज है, वहाँ फॉलो किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन इंटरनल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड स्पैन ऑफ बिजनेस एरिया। तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इट इज अप्लाइड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड अदर इंटरमिनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, और अदर भी जो अंतरिकाय या इंडस्ट्रीज उस तरह के हैं वहाँ इसका एप्लीकेशन होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखे कि क्या, अच्छा इसके बाद एक थोड़ा ये आपका जो है क्वेश्चन फॉर सेल्फ असेसमेंट है, जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ट है, आप इसको सोल्व कीजिए
और ये जहाँ से मैं बनाया हूँ बंगा शर्मा और खन्ना का बुक से। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसको भी पढ़ सकते हैं, और ये कुछ ग्रोसरी है, जो न समझ में आए उसको आप यहाँ देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फिर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहाँ कहाँ उपयोग होता है। ओके, तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, और इसी के साथ मैं आज का इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।